कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय गौतम पाटिल, जो अध्यक्ष है स्वतंत्र रेल बहुजन कर्मचारी यूनियन, इनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाता हूं। माननीय हेमंत कोटांगड़े, एसीसीआर जोन के सेक्रेटरी है, माननीय हेमंत कोटांगड़े साहब आएंगे और हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा स्वतंत्र रेल बहुजन कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष इनका स्वागत करेंगे गुलदस्ता देकर। हमारे दूसरे प्रमुख अतिथि है एडवोकेट डीबी वनकर साहब, जो इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के अध्यक्ष है। उनका स्वागत करने के लिए बुलाता हूं मैं माननीय रामानंद श्याम कुंवर जी, जो नागपुर डिविजनल सेक्रेटरी है एसीसीआर के। रामानंद श्याम कुंवर साहब को बुलाता हूं, वो स्वागत। आज के हमारे प्रमुख वक्ता माननीय जयेश पाटिल साहब, जो महासचिव है स्वतंत्र मजदूर यूनियन, उनका स्वागत करने के लिए बुला रहा हूं मैं माननीय विभास दास, जो बिलासपुर के डिविजनल सेक्रेटरी है विभास दास, वह गुलदस्ता देकर अतिथि का स्वागत करेंगे। हमारे अतिथि माननीय पीके मुन साहब, जो माजी अध्यक्ष रहे, जोनल अध्यक्ष रहे एआईजीसी ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के, उनका स्वागत करने के लिए मैं बुला रहा हूं माननीय एसपी खांडेकर साहब, लोको पायलट नागपुर। गुलदस्ता देकर पीके मुन साहब का स्वागत करेंगे। साथियों, जैसे पुराने साहब ने बताया है कि ये हमारे कंसेप्ट कैसे है यूनियन की, तो उसकी मैं शुरुआत में कुछ बातें बताना चाहूँगा। मैं रेलवे में 2006 में ज्वाइन किया था। 2006 में ज्वाइन करने के बाद 2007 में हमारे दर रेलवे में मान्यता प्राप्त यूनियन के लिए चुनाव हुए। जब चुनाव में वोटिंग का समय आया तो मैंने देखा कि यहाँ 2 ही यूनियन पार्टिसिपेट कर रही थी, जो एक कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित यूनियन थी और दूसरी कांग्रेस के विचारधारा पर आधारित यूनियन थी। मैंने कई लोगों से पूछा, जो रेलवे में, मैं तो नया नया आया था, मुझे तो रेलवे की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं बचपन से बाबा साहब के विचारों पे चलता आया हूँ, अवरुद्ध था, उनके विचारों को मैं मानता आया हूँ। तो मेरे मन में सवाल है कि बाबा साहब के विचारों पर आधारित रेलवे में कोई ऐसी ट्रेड यूनियन क्यों नहीं है जो इलेक्शन पार्टिसिपेट करे। तो मैंने पूछा लोगों को, तो लोगों ने बोला नहीं, बोले कोई यूनियन तो नहीं, कोई इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो मैंने बोला ये फिर क्या है? बोले एसोसिएशन है, बोले हमारी SC/ST की एसोसिएशन है, OBC की एसोसिएशन है। तो मैंने बोला चुनाव में क्यों नहीं खड़ी होती? तो फिर मुझे पता चला कि वो चुनाव में नहीं खड़ी होती हैं। तो फिर मैंने इस पर स्टडी किया और पाया कि जो सोसाइटी एक्ट के तहत ये एसोसिएशन रजिस्टर्ड होती है ना, 1866 के तहत, इनको सिर्फ वेलफेयर सोसाइटी का दर्जा प्राप्त है, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन बाबा साहब के विचारों को लेकर आगे चलती हैं। लेकिन जब मुद्दा मेन आया हमारे यूनियन का कि हम यूनियन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, ऐसे ही करके 2007 का इलेक्शन चला गया। हमें वोट देना था तो वोट दे दिए, इलेक्शन निपट गया। उसी के बाद 2013 में फिर से वही सिचुएशन जो मेरे मन में 2007 में थी कि हमारे बाबा साहब के विचारों पर आधारित ट्रेड यूनियन क्यों नहीं है, जो हमारे महापुरुषों के आधारित विचारों पर ट्रेड यूनियन क्यों नहीं है। 2013 का भी इलेक्शन ऐसे ही चले गया। फिर मेरे मन में ये सवाल आया कि नहीं, अभी 2 इलेक्शन ऐसे चले गए मेरे रहते, मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे 9 साल सर्विस हुई है। मेरे 9 साल के सर्विस में मैंने 2 इलेक्शन चले गए, लेकिन मैंने ठाना और हमारे पाटिल साहब, गौतम पाटिल साहब के कि ये इलेक्शन 2 इलेक्शन तो चला गया, लेकिन तीसरा इलेक्शन बिना बाबा साहब के विचारों पर आधारित ट्रेड यूनियन के नहीं जाना चाहिए। तो फिर हमने मन में ठानी और फिर उसमें हमने थोड़ा स्टडी किया, आइडिया लिया कि क्या करना चाहिए इसे। उसी के दौरान हम पाटिल साहब, गौतम पाटिल साहब, हमें चर्चा करते रहते थे। उसी के बीच में हमने आवाज़ इंडिया या लॉर्ड बुद्धा चैनल में जयेश पाटिल साहब का एक कार्यक्रम देखा, स्वतंत्र मजदूर यूनियन का, कि वो यूनियन के चलाते हैं, यूनियन के माध्यम से लोग गैदर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वो कार्यक्रम देखने के बाद मेरे मन में आया कि नहीं, पाटिल साहब से चर्चा किया, गौतम पाटिल साहब से कि नहीं, बोला मैंने कल प्रोग्राम देखा हम जयेश पाटिल साहब का, वो यूनियन कुछ चलाते हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, थोड़ा उनसे मिला जाए, हम रेलवे में हम सहायता ली जाए कि रेलवे में हम कुछ कर सकते हैं क्या। तो पाटिल साहब से हम मिले और मिलने के बाद पाटिल साहब ने हमें बहुत बढ़िया गाइडेंस किया, समझाया कि नहीं, रेलवे में भी अपन यूनियन बना सकते हैं।
कार्य कर सकते हैं। और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने कार्य किया और साहित्य जमा किए। उन्होंने बाबा साहब के स्पीचेस दिए, हमको बुक दिए कि बाबा साहब के जो यूनियन, बाबा साहब क्या चाहते थे यूनियन के प्रति में, कैसी यूनियन चाहिए, उसके बारे में हमें स्टडी कराया, समझाया और गाइडेंस दिया और रजिस्ट्रेशन करने तक हमें पूरा सहायता की और अभी भी कर रहे हैं। और इन्हीं के मार्गदर्शन में, और साथियों मुझे आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि 13 जून 2014 को स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी संगठना अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट रजिस्टर हुई। आपको बताते हुए गर्व हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट आम्बेडकर ट्रेड यूनियन इन इंडियन रेलवे। साथियों, ये कारवा तो जो हमने शुरुआत करना तो वो शुरुआत हो गया। धीरे धीरे हमने लोगों को फिर ये समझाना चालू किया। प्रॉब्लम बहुत आई। प्रॉब्लम तो सबसे पहले ये मेरे मन में आई कि जब यूनियन बनाना तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करना था, क्योंकि अपने आप को मैं तैयार कर पाऊंगा तो मैं दूसरे लोगों को तैयार कर पाऊंगा। क्योंकि यूनियन का काम इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि कई सालों से लोगों की मान्यता प्राप्त यूनियन चल रही है, एसोसिएशन चल रही है, उनको चैलेंज करना, उनके अगेंस्ट काम करना, ये कोई आसान बात नहीं है। क्योंकि आसान बात नहीं है, लेकिन बाबा साहब के विचारों को आगे लेके चले तो ये काम उतना कठिन भी नहीं है। क्योंकि मैंने पाया है कि जब हमने सर्वे किया प्रत्येक डिवीजन और जोन का, और ये पाया कि प्रत्येक डिवीजन और जोन में SC, ST, OBC जो कर्मचारी हमारे भाई लोग हैं वो 60 से 80% है। 60 से 80% तक हमारी जनसंख्या है, होने के बावजूद भी हम सत्ता के बाहर हैं। जिनकी जनसंख्या 10 से 15% है, आज वो ट्रेड यूनियन के माध्यम से रेलवे की में राज कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात कही है, सम की बात की है। लेकिन अभी साथियों, आपको मैं पूर्ण यकीन दिलाता हूं, ये दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगर हम मिलके सही रूप में सिस्टमेटिक ढंग से हम अगर कार्य करते हैं, प्रत्येक डिवीजन और प्रत्येक जोन और सभी तरफ से हम कार्य करते हैं, सभी जोन में आने वाले जो इलेक्शन है 2018-19 में हम सही मायने में बाबा साहब के विचारों की ट्रेड यूनियन रेलवे में भी स्थापित कर पाएंगे। जैसे महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिकल बोर्ड में महाराष्ट्र विद्युत मागासवर्गीय कर्मचारी संगठन ने किया है, वैसा हम भी कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमें संगठित रूप से कार्य करना है। और मेन उद्देश्य ये बनाने का क्यों था, क्योंकि जो विचारधारा है जो यूनियन के माध्यम से रेलवे में चल रही है वो विषमतावादी विचारधारा है। उनका कंसेप्ट ही है कि सामने SC, ST, OBC को शोषित करें, उनको दबा के रखें। लेकिन हम बाबा साहब के मानने वाले, हम समतावादी मानवतावादी विचारधारा के लोग अगर चाहते हैं कि सही में बाबा साहब का विचार रेलवे में भी फैले तो हमें कार्य करना होगा। उनके समता, न्याय और समानता के अधिकार के लिए हमें लड़ना होगा और कार्य करना होगा। और जैसे कि बाबा साहब ने 1938 के अपने भाषण में कहा था, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो जब मैं पढ़ने में आया कि बाबा साहब ने हम कामगारों के दो ही दुश्मन बताए, एक ब्राह्मणवाद, दूसरा पूंजीवाद। लेकिन जैसे जो दूसरी यूनियन नजर आती है हमें, वो पूंजीवाद के अगेंस्ट तो कार्य करती है, पूंजीवाद पर हमला तो करती है, लेकिन वो जो हमारे विषमतावादी व्यवस्था को निर्माण करके रखे हुए इस देश में, उस पर कभी हमला नहीं करती है। अगर हमें सही में इस विषमतावादी व्यवस्था को बदलना है तो उसका एक ही पर्याय है, आम्बेडकराइट ट्रेड यूनियन। तो आओ साथियों, हम उसमें मिलकर कार्य करेंगे। अभी अभी देखने में आ रहा है कि दिनों के दिन FDI आ रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हमको लग रहा है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। पहले रेलवे में एक जमाने में 20 लाख के ऊपर पोस्ट हुआ करती थी, लेकिन आज 13 लाख के करीब पोस्ट हो गई, और जो वर्किंग पोस्ट है वो 10 लाख के करीब है। लेकिन मैं मानता हूं पोस्ट उतनी ही है, 20 लाख के ऊपर ही पोस्ट है अभी रेलवे में, लेकिन उसमें अंडर गवर्नमेंट काम करने वाले वो 10 लाख है। लेकिन जो गवर्नमेंट के अंदर जो ठेकेदारी की पद्धति में काम कर रहे हैं वो भी वर्कर उतने ही है अभी जितने पहले थे। लेकिन ये जो LPG के माध्यम से, ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से इन्होंने क्या किया, पोस्ट को सरेंडर करते गए और उस पोस्ट सरेंडर पोस्ट को ठेकेदारी पद्धति में लिए, और ठेकेदारी पद्धति में लेने के बाद हमारी लोगों को मजबूर किया। जो कर्मचारी हमारा 15 से 20 हजार रुपये कमाता था उसको 3 से 4 हजार रुपये पर मंथ पे ला के रख दिया। इस व्यवस्था को अगर बदलना चाहते हैं प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को, तो साथियों और मिलकर हम कार्य करें। जो क्षेत्र जो प्राइवेट में चला गया, जो बचा है उसको बचाते हुए कार्य करना है। अगर हम आगे नहीं बढ़ते, कार्य नहीं करते, जो बचा हुआ जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं गया, जो गवर्नमेंट में है, आने वाले समय में वो भी जा सकता है। इसलिए समय की नजाकत को समझते हुए हमें सभी कर्मचारियों को एकजुट होना पड़ेगा। समय जो बीत गया, बाबा साहब के भाषण के 1938 के भाषण के बाद
आज 75 साल बीत गए, लेकिन जो आने वाला समय है उससे हम स्वर्णिम युग बनाना है, तो हमें उसके लिए कार्य करना है। बाबा साहब के बारे में तो हमारे जो आज के प्रमुख मार्गदर्शक हैं वो तो हमें बताएंगे कि बाबा साहब ने कामगार आंदोलन के लिए क्या किया। भाई इतना कह के मैं ये कहना चाहूंगा कि साथियों, आओ मिलजुल कर हम काम करें और अंबेडकर मिशन को रेलवे में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाए और आने वाले चुनाव के लिए तैयारी करें। आज हम इस यूनियन का प्रथम वर्धापन दिन मनाने जा रहे हैं और वर्धापन दिन मनाने का हमारा मकसद यही है कि जो विचार बाबा साहब ने हमारे सामने रखा था 12-13 फरवरी को, जब बाबा साहब ने भाषण दिया था मनमाड़ में, और वह भाषण रेलवे के कर्मचारियों के ही सामने था, और बाबा साहब ने एक सपना देखा था कि जो हमारे दलित, शोषित, पीड़ित बहुजन समाज के कर्मचारी है, तो इन कर्मचारियों ने हमारी खुद की ट्रेड यूनियन बनाना चाहिए। और इस माध्यम से हम कई सालों से काम कर रहे थे, लेकिन हमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी। देर आए दुरुस्त आए, 75 साल के बाद क्यों न हो, लेकिन हमने जो सपना देखा वो सपना 75 साल के बाद पूरा हो गया और रेलवे में जो स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन की जो स्थापना हो गई, वह मैं मानता हूँ कि वह एक ऐतिहासिक ऐसा कार्य हुआ है। साथियों, बाबा साहब ने जो भाषण दिया था 12-13 फरवरी को मनमाड़ में, तो उस भाषण में बाबा साहब ने जो संकल्पना रखी थी कि इस देश का जो मजदूर है, इस देश के मजदूर का जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के माध्यम से इस देश के मजदूरों पर जो जुल्म दिन ब दिन होते जा रहा है, यदि उसको हमें दूर करना है तो हमें पहले हमारे शत्रु कौन है उसकी पहचान करना पड़ेगा। और बाबा साहब ने उस भाषण में हमें बताया कि हमारे दो शत्रु है, पहला ब्राह्मणवाद और दूसरा पूंजीवाद। हम सभी जानते हैं कि जो भी यूनियन भारत में निर्माण हुई, रेलवे की बात करें, दूसरे उद्योगों की बात करें, हमें यही बात दिखाई दे पड़ती है कि जो ब्राह्मणवाद के समर्थक है या ब्राह्मणवाद को शाबूत रखना चाहते हैं, ऐसे ही विचारों की यूनियन इस देश में मजबूत हो गई और उसके कारण इस देश के कामगारों का, श्रमिकों का जो शोषण हो रहा है और जिसकी जड़ ब्राह्मणवाद है, उस ब्राह्मणवाद को हमने नज़रअंदाज कर दिया। तो साथियों, यह भाषण हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत है जो बाबा साहब ने 12-13 फरवरी 1938 को दिया था। बाबा साहब ने हमारे शत्रुओं की पहचान कर देने के बाद में बाबा साहब आगे चलकर यह कहते हैं इसी भाषण में कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद से लड़ाई तुमको यदि लड़ना है तो तुम्हारी खुद की ट्रेड यूनियन होना बहुत ज़रूरी है। और बाबा साहब आगे जाकर यह भी कहते हैं कि यह काम आप जितना जल्दी कर सकेंगे उतने जल्दी आप इस देश के जो मजदूर है, जो श्रमिक है, उनको आप न्याय दिला पाएंगे। लेकिन साथियों, जैसा हमें पता है कि हम बाबा साहब की बात को भूल गए और रेलवे में ही नहीं, जो भी दूसरी भी इंडस्ट्री है वहाँ हम ट्रेड यूनियन की मूवमेंट से खुद भी दूर हो गए और दूसरों को भी दूर करने में लग गए। तो सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि लेबर मूवमेंट यानी क्या है। तो लेबर मूवमेंट समझने के लिए पहले हमें लेबर इस वर्ड की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। अभी हम यदि अफसर बन गए, हम यदि इंजीनियर है, तो हम खुद को लेबर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि कानूनन हम लेबर है कि नहीं है।
तो ट्रेड यूनियन एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या बोलता है लेबर की डेफिनेशन में? द पर्सन हु प्रोवाइड्स हिज लेबर और सर्विसेज for the benefit of the employees as per his requirement is called labor. फिर वो यदि चीफ इंजीनियर भी होता है तो वो भी लेबर है, क्योंकि वो कोई मालिक नहीं होता, वो उसका मालिक जैसा चाहता है वैसी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम यदि लेबर इस वर्ड की डेफिनेशन यदि समझते हैं तो हमको यूनाइट होने में थोड़ी आसानी जाएगी। नहीं तो हमको क्या लगता है कि ट्रेड यूनियन हमको बनाना है तो वो क्लास 3 और क्लास 4 के लोगों को साथ में लेकर ही बन सकती है। तो इस भ्रम से हमको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा और इस व्यापक डेफिनेशन के साथ में हमको सबको जोड़ना पड़ेगा। और इस काम को लेकर स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन जो आगे निकली है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस रफ्तार से हम काम करने लगे हैं उस रफ्तार को और तेज करने के लिए जो मैन पावर हमको चाहिए, जो कार्यकर्ता हमको चाहिए, ऐसे यदि कार्यकर्ता हमको मिलते हैं तो इस रफ्तार में हम और तेजी ला सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि जो गलती ट्रेड यूनियन समझने में इस देश में जो हो चुकी है उसकी जड़ रेलवे ही है। तो इस गलती को यदि सुधारना है तो उसकी शुरुआत हमको रेलवे से ही करना पड़ेगा। तो हम जब बाकी लोगों से जब डायलॉग करते हैं तो उनको क्या लगता है, जो SC ST से बिलोंग करते हैं वो क्या बोलते हैं कि ट्रेड यूनियन सिर्फ पे रिवीजन और जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस हमको मिलता है उसी के लिए ट्रेड यूनियन होती है। और यदि SC ST के वेलफेयर के लिए हमको यदि काम करना है तो हमको वेलफेयर एसोसिएशन बनाना है। तो इस भ्रम से हमको बाहर निकलना सबसे पहले पड़ेगा, क्योंकि भारत में ट्रेड यूनियन बनाने का एक ही कानून है। ट्रेड यूनियन कहने के बजाय लेबर मूवमेंट शुरू करने का एक ही कानून है और वह कानून है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। वेलफेयर एक्ट या सोसाइटी एक्ट यह कानून ट्रेड यूनियन या लेबर मूवमेंट बनाने के लिए नहीं है। तो इस बात को यदि हम समझते हैं तो रेलवे में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि रेलवे के अंदर हम सिर्फ SC ST के भरोसे पर ट्रेड यूनियन को 30% से ज़्यादा मेंबरशिप तक ले जा सकते हैं। अभी गौर साहब ने बताया कि रेलवे में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ जो एम्प्लॉयज की है वो 13,11,959 है, लेकिन उसमें से सिर्फ 10,06,23 पोस्ट भरी हुई है। और इस 10,06,23 पोस्ट में SC की संख्या होती है 2,19,682 और ST की संख्या होती है 94,889। इसका मतलब यही निकलता है कि हम SC और ST को यदि जोड़ते हैं तो हमारी मेंबरशिप, हम हर SC और ST के एम्प्लॉयज़ के पास में यदि पहुंचते हैं तो हमारी मेंबरशिप बाकी जो यहाँ पर जो एस्टेब्लिश ट्रेड यूनियन है उनसे कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो इस मकसद को लेकर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि रेलवे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम देख रहे हैं 1991 से कि इस देश का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन अभी तेजी से बढ़ रहा है और हम जो विद्यमान सरकार केंद्र शासन में अभी है इस देश में, उनका जो प्रोग्राम है, उनकी जो घोषणाएं हो रही है उसके तरफ में यदि हम ध्यान देते हैं तो हमको यह पता चलता है, दिखाई पड़ देता है कि आने वाले समय में रेलवे में बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। यदि प्राइवेटाइजेशन होता है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है वह भी खतरे में आ सकता है और इसको यदि हमें बचाना है तो हमें एक ही रास्ता दिखता है और वह रास्ता है ट्रेड यूनियन का।
तो ट्रेड यूनियन का डेफिनेशन मैंने बताया, तो ट्रेड यूनियन कैसा काम करता है यह भी हमको समझना पड़ेगा। व्हाट इज ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन इज अ पैरेलल गवर्नमेंट। ट्रेड यूनियन पैरेलल गवर्नमेंट का काम करता है। सरकार जो नीतियां अपना रहा है, सरकार कामगारों के लिए क्या कर रहा है, इसका लेखा जोखा जानने का काम ट्रेड यूनियन को करना है। ट्रेड यूनियन को यह भी काम करना है कि जो आर्थिक नीतियां इस देश में आने वाली है या आ रही है या चल रही है वो क्या सही है। तो इतना बड़ा काम ट्रेड यूनियन के माध्यम से हमें करना है। और बाबा साहब ने जो दूसरा भाषण दिया था दिल्ली में 17 सितंबर 1943 में, उसमें बाबा साहब क्या बोलते हैं कि ट्रेड यूनियन का काम ऐसा होना चाहिए कि पहले फेज में टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको, उसकी यदि एक्टिविटीज यदि लेबर के खिलाफ में है, समाज के खिलाफ में है, तो उसको कैसा कंट्रोल कर सके, यह काम लेबर यूनियन ने करना है। और आगे चलकर क्या करना है, टू कैप्चर द गवर्नमेंट, हमें आगे चलकर गवर्नमेंट कैसा कैप्चर कर सके, लेबर गवर्नमेंट हम कैसा बना सके, इस बारे में भी हमें ध्यान देना है। तो साथियों, लेबर यूनियन का काम करना कोई आसान बात नहीं है। लेबर यूनियन का काम करना अत्यंत कठिन है, यह मैं नहीं बोलता, बाबा साहब ने बोला है। तो यह कठिन काम करने के लिए यदि हम आगे आए तो हम समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1951 के बाद में रिजर्वेशन के अगेंस्ट में जो भी निर्णय आए उसकी शुरुआत रेलवे से हुई है। आप देख लीजिए, शोषित कर्मचारी संघ का 1981 का एससी का रिजल्ट देखो, उसके बाद में साउदर्न रेलवे का देखो, उसके बाद में कई सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ डिसीजन आए हैं वो रेलवे के बारे में है। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमारी ट्रेड यूनियन रेलवे में नहीं थी। हमारी रेलवे में ट्रेड यूनियन नहीं होने के कारण रेलवे का सहारा लेके रिजर्वेशन के अगेंस्ट में बहुत सारे डिसीजन आ गए हैं। और अभी हम 1992 के बाद का जायजा लेते हैं तो हमें क्या दिखता है, 1992 के बाद में फिर से रिजर्वेशन पर बड़े पैमाने पर आघात होते जा रहे हैं। अभी फिलहाल में 2006 में जो एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, एम नागराज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यह निर्णय रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ फिर से आ चुका है। और उसमें बोला है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन तभी चालू रह सकता है जब तक हम 3 बातें ध्यान में नहीं रखेंगे। वो 3 बातें यह है कि जिस समाज को रिजर्वेशन मिल रहा है उसकी बैकवर्डनेस की डेफिनेशन होना चाहिए, उनका एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन पूरा हुआ कि नहीं ये देखना चाहिए, और उसके बाद में एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जब से रिजर्वेशन के अगेंस्ट में जो भी डिसीजन आते हैं उसमें एक बात तय होती है कि रिजर्वेशन के कारण एफिशिएंसी डाउन होती है। फिर वो शोषित कर्मचारी संघ का डिसीजन हो कि वो इंदिरा साहनी का हो, सबरवाल का हो, वीरपाल सिंह चौहान का हो या एस विनोद का हो, हर डिसीजन में हमको यही बात रिजर्वेशन के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आगे दिखती है कि रिजर्वेशन से एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होती है या कम होती है। तो साथियों, हमको समझना पड़ेगा कि जो आरक्षण का विरोध हो रहा है, तो आरक्षण के विरोध के खिलाफ यदि हमें सही तरीके से खड़ा होना है तो हमको दूसरों को तरफ देख के कोई बात बनने वाली नहीं है। तो हमको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि रिजर्वेशन के बेनिफिट तो हम ले रहे हैं, रिजर्वेशन का हमने बेनिफिट लिया, हमको सर्विस मिली, रिजर्वेशन का बेनिफिट हमने लिया, हमको प्रमोशन मिला, तो फिर रिजर्वेशन के प्रोटेक्शन के लिए हम दूसरे के तरफ क्यों देखें, हम क्यों ना आगे आए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों ने आगे आना चाहिए, क्योंकि जो हमें मिला, जो हमने पाया, वो हमें हमारे तक ही सीमित नहीं रखना है, तो वो समाज के पास कैसा जाए, उसका आने वाली पीढ़ी को कैसा फायदा हो, इस बारे में भी हमें सोचना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी बात को सोचने के लिए हमने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं फिर से बधाई देता हूँ कि इस वर्धापन दिन मनाने के माध्यम से हमको इस बात के तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आने वाले समय में
जो हमने यूनियन बनाई, जो हमने नींव रखी स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन के नाम से, तो उसको हमें आगे कैसा बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए हमको डेडिकेटेड कार्यकर्ता की जरूरत रहने वाली है। और दूसरी बात, हमको यह समझना पड़ेगा कि जिनकी हम गुलामी आज तक कर चुके, ठीक है, हमको मालूम नहीं था तो हम उनकी गुलामी कर रहे थे, लेकिन जब हमको मालूम हो गया है कि व्हाट इज ट्रेड यूनियन और हमें क्या करना है, तो हमको उस गुलामी की जड़ से बाहर आना होगा और हमारी खुद की स्वाभिमानी ट्रेड यूनियन मजबूत करनी होगी। और मैं समझता हूँ कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, ठीक है, छोटे पैमाने पर शुरुआत हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह बात अभी फैलते जा रही है। बिलासपुर तक फैल गई, रायपुर तक फैल गई, भोपाल तक फैल गई, बंबई तक फैल गई, लेकिन हमें कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक और उधर नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक पूरे रेलवे का जो नेटवर्क है उसका सही ढंग से इस्तेमाल करके हमको इस बात को आगे बढ़ाना है कि भाई इस देश के मजदूरों का, फिर यदि वह रेलवे के मजदूर हो या कोई भी इंडस्ट्री के मजदूर हो, उनको यदि आगे लाना है, उनका जो कुछ शोषण होता है, उनका जो कुछ दुरुपयोग होता है, उसको यदि खत्म करना है तो फुले आम्बेडकराइट विचारों के सिवाय दूसरा पर्याय इस देश में नहीं है। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी कार्यकर्ता स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाएंगे और जो सपना बाबा साहब ने देखा था उसको सही तरीके से पूरा करेंगे। और केवल रेलवे तक सीमित ना रहते हुए जो भी अनछुए उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, वहां तक रेलवे के माध्यम से आप पहुंचेंगे और जो न्यू बाबा साहब ने हमसे जो चाही थी वो पूरा करने के लिए सभी साथियों का सहारा लेते हुए इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मैं आज की इस वर्धापन दिवस के उपलक्ष्य में अपेक्षा व्यक्त करता हूं और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय भीम। रेलवे का सी ग्रेड गार्ड क्लास का आदमी इतना बड़ा कार्यक्रम करके बतलाया 14 अक्टूबर 1956 को